नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है काली कलूटी, जिसे लिखा है जयश्री राय जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसने अपने कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए थे। छोटे से बाथरूम में ठीक से खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। दीवार पर कुछ कीलें गड़ी थी। ऊपर एक छोटा सा रोशनदान था जिस पर साबुन, तेल, दंत मंजन जैसी चीजें रखी रहती थी। उसके पीछे घर की चारदीवारी के पार एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जिस पर दिन भर कौवे बोलते रहते थे। बाथरूम में दाखिल होते समय उसे शैम्पू के साथ साबुन की बट्टी थमाते हुए बड़ी भाभी ने विनोदपूर्ण अंदाज में उससे कहा था, खूब रगड़कर नहाना लाडो, फिर देखना तुम भी फिल्म तारिका की तरह फेयर एंड लवली हो जाओगी। कहते हुए यथासंभव गंभीर रहने के बावजूद उनकी आंखों में गहरा व्यंग छलक आया था। आंगन में कुएं की जगत पर बैठकर बर्तन मांजती हुई महरी मुंह दबाकर अपनी हंसी रोकने का प्रयत्न करती रही थी। वह देखने में सुंदर नहीं है, उसका रंग गहरा सांवला है। इस कारण अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। उम्र 30 पार कर रही है। पूरा घर उसकी शादी न हो पाने की वजह से परेशान है। अब तक न जाने कितने रिश्ते आए और टूट गए। किसी को उसका रूप पसंद नहीं आता तो किसी को उसका रंग। पढ़ाई लिखाई में भी वह हमेशा से साधारण ही रही थी। किसी तरह बीए पास करने के बाद स्थानीय कचहरी में उसे टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई थी। यही गनीमत है। इस नौकरी की वजह से भैया भाभी का रवैया उसके प्रति कुछ ठीक हो चला है, वरना वह तो उससे कटे कटे ही फिरते थे। उन सबके बीच में माँ थी, अपनी मजबूरियों की सलीब में लटकी हुई। एक तरफ उनकी वयस्क विवाह योग्य बेटी थी तो दूसरी ओर उनकी बहू और बेटा, जिनका मन रख कर चलना अब उनकी व्यवहारिकता का नहीं, व्यवस्था का भी सवाल था। अपनी अन्य दो बेटियों का विवाह करके अब वह रात दिन अपनी छोटी बेटी के विवाह को लेकर परेशान रहती थी। आज सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकल रही थी, बड़े भैया ने ये कहकर रोक दिया था कि आज लड़के वाले उसे देखने आएंगे। उन्होंने शायद अपने आने की सूचना अचानक ही दी थी। घर में एकदम से हड़बड़ी मच गई थी। भैया बाजार से खाने पीने का सामान ले आए थे। माँ ने जल्दी जल्दी दरवाजे खिड़कियों पर धुले हुए पर्दे डाल दिए थे। मेज पर फुलकारी वाला सफ़ेद मेजपोश बिछा दिया था। उसके द्वारा सिले गए तकिया के गिलाफ, चादर, मेजपोश आदि भी निकालकर बैठक में नुमाइश के लिए करीने से सजा दिए गए थे। बड़ी भाभी ने बड़े बेमन से अपनी लाल बॉर्डर वाली टसर सिल्क की साड़ी और मोतियों का सेट निकाल के दिया था। कटाक्ष करने से भी चूकी नहीं थी। इस बार अगर ऊपर वाले की कृपा से तुम्हारी शादी पक्की हो गई तो तुमसे गिन गिन कर 10 ड्राइक्लीन के पैसे लूंगी मैं, ननन जी। फिर मेहरी की तरफ मुड़कर हल्के से अपनी बाईं आंख दबाई थी। इसे देखने दिखाने के चक्कर में तो अब तक न जाने मेरी कितनी साड़ियों का सत्यानाश हो चुका है। उसकी बात पर भैया ने उसे घूर कर देखा था और वह अपनी हंसी दबाती हुई दूसरे कमरे में चली गई थी। माँ ने उसकी बात न सुनने का एक बार फिर अभिनय किया था। इसी तरह वह अपनी बेटी के अपमान और बहू के कोपभाजन बनने से स्वयं को बचाए रखती। सब कुछ सुन समझकर भी अनजान बनी अपने नाखून तराश रही थी वह, और बीते कई वर्षों में अपने अंदर एकदम भोथरा कुंद हो गई है। अब हर बात पर उसे दुख नहीं होता। एक तरह से उसे इसकी आदत सी पड़ गई है, और माँ को भी। उसके हाथ पांव सूखे और असुंदर है। गांठ पड़ी उंगलियों पर त्वचा ढीली और झुर्रियोंदार है। पाँव की उंगलियां भी मोटी और ऊपर की तरफ से एक अनुपात में छटी हुई है। मैनिक्योर पेडिक्योर की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। किसी तरह नाखून को गोलाई में काट कर उन पर हल्के मोतिया रंग की नेल पॉलिश की लिपापोती कर दी गई थी। माँ ने बेसन मलाई का लेप तैयार कर सुबह ही उसके चेहरे पर लगा दिया था। वो बिना कुछ कहे सबका कहा किए जा रही थी। माँ को कभी कभी अपनी बेटी की इस चुप्पी से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता है उनकी बेटी के अंदर कभी बहने वाली जीवन की उजली नदी धीरे धीरे मरती जा रही है। वो उन्हीं के सामने चुपचाप ऊसर होती जा रही है। कितनी जीवंत प्रांजल हुआ करती थी वह। कभी हंसी में किसी अल्लड़ नदी का किलोल हुआ करता था उसके। गहरी सांस लेकर वह आकाश की तरफ देखती है। ईश्वर ने उसे कैसा उजला मन दिया है, मगर कोई उसे देखना नहीं चाहता। सबको रूप चाहिए, गोरा रंग चाहिए। अपनी बेटी को तिल तिल कर घुटते मरते हुए देखने के लिए वह विवश भी हैं और अभिशप्त भी। उसके सूने म्लान चेहरे की तरफ देखकर वह एकांत में अपनी आंखें पोंछती है और भगवान की तरफ हाथ जोड़ती है।
मलाई बेसन का उबटन लगाकर भी उसके रूखे चेहरे पर कोई निखार नहीं आता, बल्कि चेहरा और ज्यादा पीला और त्वचा रूखी लगने लगती है। न जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका नाम लावण्य रख दिया था। यह एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई थी। उसके साथ के लोग उसका नाम सुनते ही कौतुक से मुस्कुराते हैं। लावण्य? अच्छा, बांझ धरती पर कभी फूल नहीं खिलते? आईने में अपने चेहरे की तरफ देखकर उसे बहुत ही पहले पढ़ी किसी कविता की वह पंक्ति याद आती है और वह अपना मुंह फेर लेती है। सुबह उठकर आईने में अपना मुंह देखने से भी वह कतराती है। बड़ी भाभी कामकाज के बीच उसे बहुत हिकारत से देख रही थी। वो स्वयं बहुत खूबसूरत है, गोरी और सुडौल। 2 बच्चों के जन्म के बाद शरीर और भी भरकर खिल गया है। सोने के आभूषण उसके शरीर पर झिलमिलाते हैं। गहरे चटकीले रंग की साड़ियाँ और मांग भर सिंदूर में सूरजमुखी की तरह दर्प और गुमान से दपदपाती फिरती है। भैया पूरी तरह उनके वश में है। ऊपर से उनका मायका भी संपन्न है। अपने साथ घर भरकर दहेज लाई हैं। सभी पर उनका रौब जमा हुआ है। उनके भव्य व्यक्तित्व के सामने लावण्य का पहले से ही दबा ढका स्वभाव और भी दयनीय होकर रह गया है। भाभी भी उसे उसकी तुच्छहीनता का बोध कराने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देती। उनके रात दिन के ताने, उलाहने और हृदयहीन कटाक्ष से लावण्य के अंदर का रहा सा आत्मविश्वास भी एक तरह से समाप्त हो गया था। वो किसी योग्य नहीं, उसे कभी कोई नहीं अपनाएगा। अक्सर वह बाथरूम में नहाते हुए रोती है, इतना धीरे कि कोई सुन न सके। मुझे भी प्यार चाहिए, अपना घर परिवार चाहिए। वह जहाँ भी जाती है उसका अभी तक विवाह ना हो पाना ही मुख्य मुद्दा बना रहता है। पहले पहले इसके जवाब में जो बहाने गढ़े जाते थे वह अब उसे स्वयं ही हास्यास्पद प्रतीत होने लगे हैं। इसीलिए अब वह अधिकतर सामाजिक धार्मिक कार्यों में, जैसे शादी, मुंडन, जनेऊ आदि में जाने से कतराने लगी है। उसके साथ की लड़कियां अब तक एक एक करके ब्याही जा चुकी हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही वह अक्सर गर्भवती होकर अपने मायके लौट आती थी। उनके निखरे चेहरे, सुहागरात की कहानियां, गर्भतुष्टि से अब दमकता रूप, इन सब बातों से एक एक करके उसे वितृष्णा हो गई है। उसे लगता है मानो सब जानबूझकर उसका दिल दुखाने के लिए ही अपने सौभाग्य और भरी पूरी गृहस्थी की कहानी उसके सामने सुनाती रहती हैं। अपने सुख की ढेर सारी बातें बताकर और फिर चेहरे पर सहानुभूति के कृत्रिम भाव ओढ़कर उससे पूछती है, और चेहरा कुछ हुआ? जो कि जग जाहिर है उसका जवाब देना वह जरूरी भी नहीं समझती। चुपचाप उठकर वहां से चली जाती थी। उसे लगता था उसे देखते ही यकायक लोग चुप हो जाते हैं या उसके पीछे कानाफूसियाँ तेज हो जाती है। सभी से किनारा करते करते आज वह प्रायः निस्संग हो आई है। दफ्तर में अपना काम से काम रखती है और घर में फुर्सत के क्षणों में अपने में डूबी अकेली पड़ी रहती है। शाम उसकी अधिकतर छत के एकांत में खड़ी खड़ी कट जाती है। उल्टी पुल्टी चलती हवाओं में सहजन के फूल झड़ते रहते हैं। दूर डैम के शांत बंधे हुए पानी में पूरा आकाश तैरता रहता है। वह मौसम की करवट देखती है, धरती का हर पल बदलता रूप भी। बस एक वही है जो वहीं की वहीं रह गई है, अपनी ठहरी हुई किस्मत के साथ एक सांवले शरीर की कैद में। मन का सारा उजलापन भी धीरे धीरे धूसर पड़ता जा रहा है। गुजरते हुए समय के साथ मन का सोना देह की माटी में दबा पड़ा अपनी चमक, अपना रंग खोता जा रहा है। मगर इस माटी की दुनिया को माटी का ही मोह है। स्नेह संवेदना जैसी चीजों का कोई मोल नहीं। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं होता। मगर अपनी मैली त्वचा के नीचे वह भी उतनी ही इंसान है जितनी गोरी रंगत वाली लड़कियां। उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसका मन सिर्फ काली होने से दूसरों से अलग नहीं हो जाता। कोई उसे छूकर क्यों नहीं देखता? उसके अंतस में वही कोमलता है। उसके स्पर्श में उतनी ही कोमलता है जितनी किसी खूबसूरत लड़की के स्पर्श में होती है। उसकी सांसों में भी वही हरारत है, वही चाहना है जो एक सुंदर शरीर के मालिक के पास होती है। कोई उसकी आंखों में झांके तो सुने तो उसके मुख चावनी की भाषा। वह प्यार देना जानती है, चाहती है स्वयं को उजाड़ कर ढेर ढेर सारा प्यार देना। कोई बस ले तो ले उसे। सब सब रह गया उसके भीतर पहाड़ बनकर। स्नेह, करुणा, कामना इस मैले कुचले असुंदर शरीर के भीतर दब कर रह गई है। मकबरा बन गया है यह सांवला रूप उसकी आत्मा का, जिसका कोई रंग नहीं होता। होता है तो बस अरूप संवेदनाएं, जिसका कोई दाम नहीं कहीं। वह अकेले में पड़ी पड़ी सोचती है, जिंदगी अब बाजार में पड़ी हुई एक वस्तु मात्र है, उसी के हाथों रहन चढ़कर रह गई है। इंसान को कैसा होना चाहिए
यही बाजार तय करता है। यह बात अहम हो गई है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने तरह तरह के उत्पादों के विज्ञापन के जरिए तय करती है कि इंसान को कैसा दिखना चाहिए, कैसा उठना बैठना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हर बात, हर काम के लिए इनका मशवरा लेकर चलना जरूरी है, वरना आज के दौर में पिछड़ जाने का डर है। सबको अप टू डेट और ट्रेंडी बने रहना है, पिछड़ जाने का यहाँ सबको डर है। साधन संपन्न कंपनियां बताती है कि आज की औरत को गोरी, खूबसूरत, जीरो फिगर की होना चाहिए, जिसके बाल रेशमी, मुलायम और रंगीन हो, पलके मस्कारा लगाकर घनी लंबी हो, होठ इस रंग के हो और गाल उस रंग के हो। वह डिजाइनर अंतर्वस्त्र पहने और सुबह अमुक कंपनी के कॉर्नफ्लेक्स स्किम्ड मिल्क के साथ ले, तभी उसकी शादी होगी, तभी उसे कारपोरेट कंपनियों में ग्लैमरस नौकरी मिलेगी। उसके बच्चे गोल मटोल और हाई IQ वाले पैदा होंगे तथा पति मिलेगा गुड लुकिंग, हैंडसम और बेहद प्यार करने वाला, जो उसे अक्षय तृतीया तथा धनतेरस के अवसर पर हीरो का हार दिलवाएगा तथा मॉरिशस में हॉलिडे करवाते हुए प्रेम के लिए चॉकलेट फ्लेवर वाले कंडोम का इस्तेमाल करेगा। इसे वह एक्स फैक्टर का नाम देते हैं। यह एक्स फैक्टर का होना सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। वो उदास हो जाती है, सोचती है वो तो सब कुछ इस्तेमाल करती है, गोरेपन की क्रीम, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, सब कुछ, फिर भी वह अब तक वही की वही क्यों बनी हुई है, सांवली, सपाट, असुंदर। विज्ञापन तो चिल्ला चिल्ला कर यही बताता है कि किसी के पास अपना कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बाजार में उपलब्ध है, बस आओ और उठा कर ले जाओ। चेहरा, फिगर, प्रेम और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति। उसने तो उनकी सारी बातें माननी पड़ी, उन पर अमल भी किया। इन सब के बावजूद सब मृग मरीचिका ही निकला। जैसे सोने का हिरन आकाश में नया चांद उगता है, तुलसी पर हर तुलसी के फूल झड़ते हैं, वह देखती है और देर तक देखती रहती है। अंदर धीरे से एक पूरे आकाश का सूनापन घिर आता है। कभी घिरती हुई सांझ में घर लौटते पक्षियों के काले मनकों की सी कतारें यहाँ वहाँ से टूटती हुई सांवली हवा में स्पष्ट बिला जाती है। दूर कहीं अकेली पड़ गई किसी टिटहरी की अनवरत पुकार उसे अनाम दुख से भर देती है। कभी कभी माँ पास खड़ी होती है, अपनी पीठ पर रखा उनका हाथ वह महसूस करती है, उससे निश्चित होती संवेदना भी, मगर कुछ कह नहीं पाती, इच्छा ही नहीं होती। एक मौन संवाद बहुत कुछ कहता सुनता है। देर तक दोनों के बीच मौन बना रहता है। अंत में रह जाती है दो जोड़ी गीली गीली आंखें और कुछ उच्छ्वास, लंबी और गहरी। यही माँ बेटी के बीच का साझा है, बाकी वही अजनबीपन और पसरा हुआ मौन। छत से उतरते हुए माँ अपना मुखौटा तलाशने लगती है। उन्हें अभी जिंदगी निभानी है, उनका साथ देती हुई वो भी अपनी उदासी तह करके रख देती है। अभी इनके लिए अवकाश नहीं है, फिर कभी फुर्सत से किसी महफूज से क्षण में इन्हें ओढ़ बिछा लेगी। इन दिनों माँ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी है। रोज कोई ना कोई नया टोटका, किसी मंदिर या भभूति, मंत्र, जाप, ताबीज आदि लाकर उसे थमाती रहती है। उस दिन फेयर एंड लवली का बड़ा ट्यूब खरीद कर लाई थी, साथ में पैडेड ब्रा और शरीर के अनचाहे बाल निकालने का महंगा क्रीम। एक दिन स्वयं ही फैशन टीवी का चैनल लगाकर उससे कहने लगी, कैसे सीधी सादी रह गई रे तू लावण्य। दूसरी लड़कियों को देख, उनका उठना बैठना, चाल चलन नए जमाने का कुछ सीखेगी नहीं तो दूसरों की नज़र में पड़ेगी कैसे। कहते हुए स्वयं उसे मॉडलों की तरह चलने का तरीका सिखाने लग पड़ी थी। ऐसा करते हुए कितनी दयनीय, कितनी भद्दी लगने लगी थी वह। उसने संकोच से अपनी आंखें मूंद ली थी। पहले यही माँ बाबूजी उन्हें टीवी पर ऐसा वैसा कार्यक्रम देखने से रोक देते थे। बचपन में एक बार हम तुम एक कमरे में बंद हो गाने के लिए बड़े भैया को पिताजी से मार तक पड़ी थी। माँ उन्हें अक्सर अजीब निगाहों से घूरने लगती हैं। दूसरों की नज़र से देखते हुए उन्हें भी अपनी बेटी में खोट नजर आती है। सांवली है, ठिगनी है उनकी बेटी, हिंदी माध्यम से BA पास, अंग्रेजी बोलने नहीं आती। वह उसकी सुखी देह देखती हैं और फिर मन महसूस कर रह जाती है। न जाने किस अकाल की पैदाइश है, जी चाहता है हाथ में कैंची लेकर उसे खुद ही काट छाट कर बराबर कर दे, कहीं से ज़्यादा तो कहीं से कम कर दे। पड़ोस की सकालो देवी का भतीजा हाल ही में अमेरिका से कॉस्मेटिक सर्जन बनकर लौटा है। वो दूसरे दिन अपनी सारी लाज शर्म ताक पर धर कर उसके पास चली गई थी और प्लास्टिक सर्जरी के बाबत सारी जानकारी लेकर आई थी। मगर बाद में खर्चे की बात सुनकर उनका सारा उत्साह एकदम से ठंडा पड़ गया।
2 अदद सुडैल स्तनों का मूल्य 1.5 लाख रुपए। उन्होंने आखिर लावण्य की खुराक में 1 कप दूध अतिरिक्त जोड़ दिया था। हो सकता है शरीर के भरने के साथ उसका वक्ष भी भर जाए। उनकी बातों से त्रस्त होकर लावण्य घंटों अपने कमरे में दरवाजा बंद करके पड़ी रहती है। अवसाद की धूसर मध्यम अनुभूतियों में उसका अंतस बोझिल हो जाता है। एक बार उसने किसी लड़के की माँ से कहा था, आप मुझे स्वीकार कर लो माँ जी, मैं अपने हाथ पांव तराश लूंगी। उनके ठिगने बेटे से वह लंबी निकली थी। तरह तरह के अपमान तिरस्कार उसे मथता रहता। किसने उसके साधारण रूप रंग का मजाक नहीं उड़ाया, उसकी उपेक्षा नहीं की। सोचते हुए उसे आलोक की याद आती है। अनायास अंदर जैसे कोई कच्ची सी दीवार गिरती है। वह सुलगते हुए तीखे कांटों से आपाद मस्तक बिंद कर रह जाती है। आलोक थोड़े दिनों के लिए उसके ऑफिस में काम करने के लिए आया था। उसका विभाग अलग था, मगर आते जाते रास्ते में उनका आमना सामना हो जाता था। पहली बार अपने जन्मदिन का केक देने वह उसके केबिन में आया। वह देखने में जितना आकर्षक था, स्वभाव से भी उतना ही भला था। पहली बार उससे बात करके बहुत अच्छा लगा था। उस दिन शाम को घर जाते हुए उसने उसे बस स्टैंड तक अपनी स्कूटर में लिफ्ट दी थी। इसके बाद वह अक्सर उसे घर जाते हुए रास्ते में मिल जाता था। एक बार उसके आग्रह पर वह उसके साथ रेस्टोरेंट भी चली गई थी। उसी दिन दोनों ने साथ लंच किया था। धीरे धीरे दोनों का औपचारिक परिचय घनिष्ठता में बदल गया था। उसने शायद पहली बार किसी पुरुष की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और कामना के भाव देखे थे। आज तक किसी ने उसे इस तरह महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराया था। वह उससे मिलने के लिए आग्रह करता था, उसकी प्रतीक्षा में देर तक खड़ा रहता था, उसकी छोटी छोटी बातों कामों की तारीफ करता था। उसके बंजर जीवन में जैसे यकायक फूल खिल उठे थे। वह आलोक के प्रेम में सारी दुनिया जहान भुला बैठी थी। आलोक ने उसे बताया था, उस पर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। 2 बहनों की शादी भी उसे ही करनी है। इस समय यदि उसने अपने घर वालों से उसकी बात की तो वह परेशान होंगे। इसलिए बहनों की शादी के बाद ही वह घर में उसकी बात कर सकेगा। उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वह इसके लिए भी खुशी खुशी तैयार हो गई थी। इसके बाद आलोक उसे अपने फ्लैट में ले जाने लगा। 1 रूम का छोटा सा फ्लैट था, उसका किराए पर लिया हुआ। वहाँ कभी वह सारा सारा दिन पड़े रहते थे। आलोक की बाहों में सिमट कर वह सब कुछ भूल जाया करती थी। एक मरुस्थल की तरह वह न जाने कितने जन्मों से त्रसित थी किसी के प्यार के लिए, छुअन के लिए। आकुल अधीर आलोक के प्यार का स्पर्श पाकर वह किसी तटबंध टूटी नदी की तरह ही उद्दाम आवेग से बह आई थी। सारा कल किनारा तोड़ते हुए, सीमाएं लांघते हुए, उम्र की पहली उठान से जो कामनाएं अंदर ही अंदर परवान चढ़ती रही थी, वह एकाएक गहरे गहरे तक तुष्ट हो आई थी। किसी जल भरे मेघ सा आलोक उस पर बरसा था। प्यार से दर की जमीन की तरह वह उसे बूंद बूंद पीती रही। प्रेत पड़ गई देह से अगुआ थी। जीवन में पहली बार आलोक ने उसे छुआ था। उन दिनों नेह के मृदुल छुअन से उसका अंग अंग भर आया था। अंदर की खुशी लावण्य की धार बनकर चेहरे पर रिस आई थी। लोग बाग उसे देखकर मुस्कुराने लगे थे और भाभी ने भी नोटिस दे दिया था। माँ भी उसमें आए इस आकस्मिक परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह गई थी। कई बार उससे घुमा फिराकर जानने की कोशिश की थी, मगर वह चुप रही। उनसे इस विषय में कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। गर्मियों की छुट्टियों में जब कचहरी बंद हुई, आलोक अपने घर चला गया था महीने भर के लिए। उसके बाद उसकी कोई खबर ही नहीं आई थी। वह चिट्ठियाँ लिखकर हार गई थी। फ़ोन भी किया था, मगर आलोक किसी भी तरह का जवाब उसे नहीं दे रहा था। छुट्टियाँ खत्म हुई तो उसने पाया कि आलोक दफ्तर में भी नहीं आया। पूछताछ करने पर उसे बताया गया था कि आलोक की शादी हो गई है और वह नई नौकरी लेकर किसी और शहर में चला गया है। सुनकर वह चुपचाप अपनी मेज़ पर आकर बैठ गई थी। उससे ठीक तरह से टाइप भी नहीं किया गया था। 1000 गलतियां होती रही थी और इसके लिए अच्छी खासी डांट भी पड़ी थी। आलोक उसके पत्रों का जवाब नहीं दे रहा था। कचहरी के गंदे पान के पीक से भरे हुए टॉयलेट में खड़ी हुई लंच ब्रेक के दौरान वह रोती रही थी। बाहर से लगातार दरवाजा खटखटाया जा रहा था और आखिरकार जब उसने हार कर दरवाजा खोला था, बाहर एक अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी। नीला अंदर आकर उसका चेहरा देखकर उसे सहारा देकर बाहर ले आई थी। रिक्शे में बैठते हुए उसने देखा था, लगभग पूरी अदालत ही बाहर खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। रास्ते में उसे अपना रुमाल देते हुए नीला ने कहा था, तुझे तो मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की थी लावण्य, मगर तू तो उसके प्यार में ऐसी पागल हुई थी कि खैर जाने दे। पता है अरुण क्या कह रहा था? आलोक उससे कहा करता था,
ऐसी उपेक्षित और कुरूप लड़कियों को जाल में फंसाना बहुत आसान होता है। वे हीन ग्रंथि की शिकार होती हैं और फिर बत्ती गुल होने के बाद अंधेरे में तो हर लड़की सुंदर हो जाती है। अरुण उसकी शादी में भी शामिल हुआ था। कह रहा था उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, दूध सी गोरी। इसके बाद कई महीनों तक उसका ऑफिस जाना दूभर हो गया था। उसे लगता था 1000 जोड़ी आंखें उसे हिकारत, उपहास और कौतूहल से हर समय घूरती रहती हैं। उसे उसके कपड़ों के पार देख रही हैं। विवस्त्रित स्थिति में हो आती थी वह उस समय। भयानक और अकल्पनीय पीड़ा को वह सह नहीं पा रही थी। कई बार जी चाहता था कि अपनी जान दे दे, मगर हिम्मत नहीं हुई। वह जीना चाहती थी। इस सब के बाद भी प्रेम के नाम पर छल, प्रवंचना, तिरस्कार, उसकी भावनाओं का निरंतर उपहास, यह बलात्कार ही तो था, देह के साथ मन का भी। मगर इसकी कोई सजा नहीं हो सकती थी। वो किससे शिकायत करती और क्या? सोचते हुए उसने न जाने कितनी रातें पलकों पर काट दी हैं। जिस शरीर में कभी आलोक ने सुख के इतने गहरे उत्सव ढूंढे थे, इच्छाओं के जीवित पराग बोए थे, उसमें आज घुन लग गया है। हर क्षण दीमक लगे दरख्त की तरह वह खोखला होता जा रहा है। उसे स्वयं से घिन आती है। कभी ग्लानि के बहाव में मन आप्लावित हो जाता है। दुर्बलता के विरल क्षणों में कस्तूरी मृग की भांति अपनी ही देह में आलोक का स्पर्श ढूंढती फिरती है। यातना और आत्मदंश का एक लंबा भयावह दौर। आईना के सामने कभी खड़ी होती तो प्रतीत होता किसी शव ग्रह में खड़ी होकर अपनी मृत्यु के बाद देह की शिनाख्त कर रही है। बहुत डर जाती थी वह। अपने में सिमट कर सिकुड़ कर दिनों तक पड़ी रहती थी। इसके बाद कई रिश्ते आए थे, मगर कहीं कोई बात नहीं बन पाई थी। बार बार सज धज कर नुमाइश पर बैठती और बार बार नापसंद कर दी जाती। ठुकरा दिए जाने की जिल्लत में रात दिन जीते हुए वह एक पथराए हुए मौन से दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। यही उसका अपने बचाव के लिए ढाल और कवच था। लोगों से पुरानी टिप्पणियां सुनने को मिलती, लड़की बहुत काली है, स्वास्थ्य भी गिरा हुआ है, नाक नक्श भी खास नहीं। वह रंग रोगन से लिपी पुती आंखें झुकाए बैठी रहती और लोग खाते पीते हुए उसे देखते बकते रहते। कोई उसे उठ खड़ी हो जाने को कहता तो कोई चलकर दिखाने को। दूसरे कमरे में ले जाकर घर की बड़ी बुढ़ियाएं उसके कपड़े हटाकर देह का मुआयना करती, अशोभनीय प्रश्न करती। इन सबको झेलते हुए वह किसी तरह अपने आंसू जब्त किए रहती। जाते हुए सभी ये कहते कि हम जाकर आप लोगों को सूचित करेंगे। यह सुनकर सभी समझ जाते कि इस बार भी लावण्य को नापसंद कर दिया गया है। माँ चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती। भैया घर से बाहर निकल जाते और भाभी बड़बड़ाती हुई अपनी साड़ी और गहने समेटने लगती। लावण्य अपने एकमात्र आश्रय छत के कोने पर जाकर खड़ी हो जाती। आदत हो जाने के बावजूद न जाने क्यों हर बार वह रोती है और देर तक उदास रहती है। उसे लगता है वह किसी अदालत के कटघरे में खड़ी है और लोग उससे उस गुनाह का जवाब मांग रहे हैं जो उसने खुद ने कभी किया ही नहीं। कभी उससे उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती, पसंद या नापसंद नहीं। मोटे ठिगने काले कैसे भी पुरुष उसके रूप गुण पर निस्संकोच टिप्पणी करते, उसका उपहास उड़ाते और वह गूंगी बहरी बनी बैठी रहती। जाने क्या सोचती हुई वह देर तक बाथरूम के फर्श पर बैठी हुई थी। भाभी ने एक बार फिर बाहर से दरवाज़ा पीटा तो उसे होश आया। जल्दी जल्दी देह पर साबुन रगड़कर खड़ी होने लगी तो ख्याल आया था कि काश साबुन के इस झाग के साथ अपने रंग की मैल को भी वो उतार फेंक दे, चेहरे पर थोड़ा लावण्य और सुचिक्कनता पा जाऊं। दीवार पर टंगे आईने के धुले हुए शीशे में वह अपनी आकृति देख रही थी। यहाँ वहाँ से झांकती हड्डियाँ, निर्जीव रूखी त्वचा, हाड़ मांस एक हुआ शरीर, अपने अपुष्ट अविकसित वक्षों को अपने हाथों में लेकर वह सोचती बोटॉक्स के इंजेक्शन से अपने माथे की झुर्रियाँ संवार लेती। वक्षों को अपनी दोनों हथेलियों में भरकर वह सोचती काश उसके पास 1.5 लाख रुपए होते। दोनों हथेलियों में भरकर वह सोचने लगी, काश उसके पास में 1.5 लाख रुपए होते तो वह दोनों स्तनों में सिलिकॉन भरवा कर अपने रोज उभार लेती। बोटॉक्स के इंजेक्शन से अपने माथे की झुर्रियां संवार लेती। त्वचा के सलवट खींचकर 16 साल की लड़की की तरह उन्हें दुरुस्त कर लेती। नितंबों की मांसपेशियों में हवा भरवा कर उन्हें गुब्बारों की तरह फुला लेती। आजकल रूप रंग बाजार के शोकेस में पड़ी हुई चीज है।
जिसके पास पैसे हो खरीद ले। अपनी उच्चृंखल होती हुई सोच पर वह अनायास ही अंकुश लगाती जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकल आई। भाभी लगातार उससे जल्दी तैयार होने के लिए ताकीद किए जा रही थी। लड़के वालों के आने का समय लगभग हो चुका था। भाभी के सवालों का कोई जवाब दिए बिना वह अपने कमरे में बंद हो गई थी। भाभी अभी तक पूरा घर सर पर लिए हुए थी। माँ भी हर 2 मिनट में आदतन आकर उसका दरवाज़ा खटखटा जाती थी। थोड़ी देर बाद भैया ने आकर सूचना दी, लड़के वाले आ चुके हैं। भाभी रसोई में नाश्ते का बंदोबस्त करने दौड़ गई। भैया बैठक का मोर्चा संभाले हुए थे। माँ अधीर होकर फिर से उसका दरवाज़ा पीटने लगी थी। एक छोटे से अंतराल के बाद अचानक लावण्य दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी और उस पर नज़र पड़ते ही आंगन में खड़ी माँ के मुंह से अनायास चीख निकल गई थी। शरबत की ट्रे हाथ में लिए भाभी भी रसोई की दहलीज पर स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। बैठक से निकलकर भैया ने लावण्य पर नज़र पड़ते ही अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। पूरी देह में गोरेपन का कोई क्रीम चूने की तरह पोत कर लावण्य लाल चमकीली साड़ी में किसी मॉडल सी अद्भुत भंगिमा में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर लाल लिपस्टिक पसरा हुआ था, आंखों में काजल। तरह तरह के रंगों से अपने पूरे शरीर को सजाकर उसने स्वयं को कार्टून ही बना लिया था। ब्लाउज में भी चिथड़े ठूस ठूस कर उसने अपने सीने पर 2 छोटे मोटे भद्दे बेढप पहाड़ उगा लिए थे। देखने में वह बड़ी भयावह लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब तरह का उन्माद भरा हुआ था। हंसी की भंगिमा में रोती हुई सी वह सबसे पूछ रही थी, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? देखो, अब मैं गोरी भी हो गई हूँ, स्मार्ट भी, अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। ABCDIF, फाइन, थैंक यू, गुड नाइट। इस बार तो मैं ज़रूर पसंद कर ली जाऊंगी माँ। बरामदे में अचेत पड़ी अपनी माँ को हिलाती डुलाती लावण्य लगातार बोली जा रही थी, साथ में रो भी रही थी, हंस भी रही थी। मगर यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर या आवाज़ में कोई उम्मीद नहीं थी। शायद यह गहरी निराशा या अवसाद से आगे की कोई चीज़ थी जहाँ आज वह पहुँचा दी गई थी। भैया जल्दी जल्दी अपने मोबाइल पर डॉक्टर का फ़ोन नंबर मिलाने लगे। भाभी चित पड़ी माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। उधर ड्राइंग रूम में मिठाई खाते हुए लड़के वाले लड़की का इंतजार करते हुए अधीर हुए जा रहे थे। उन्हें आज यहाँ से निपटकर एक दूसरी जगह भी लड़की देखने जाना था। उन्हें बताया गया है वहाँ शानदार लंच का बंदोबस्त किया गया है। यह थी एक सांवली लड़की की जिंदगी की करुण गाथा। उम्मीद है कि आपको इस कहानी ने झकझोर कर रख दिया होगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय की लिखी हुई कहानी काली कलूटी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।